हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं, आपकी पुरजोर डिमांड पे एक नया चैप्टर लेकर के, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, जिसमें बहुत सारी बेहतरीन चीजें हम जानेंगे, बड़ी ब्यूटीफुल सी एनिमेशंस भी देखेंगे। सेल की ही एक अपनी अलग ही दुनिया है, ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया, जिसमें हम प्रवेश करेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीजें जो सेल के अंदर हो रही हैं, किस प्रकार से डिस्कवरी हुई है सेल्स की, और ये सेल बायोलॉजी फील्ड अब आज आगे कहां तक पहुंच चुका है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। वंडरफुल, नाइस टू सी यू ऑल। लिंक फॉरवर्ड कीजिए ना जल्दी से, बाकी सभी दोस्तों को भी साथ में जोड़ लीजिए। लाइक माइंडेड लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो एक एनर्जी का संचार होता है, चाहे वो अदृश्य है लेकिन हम सबको आपस में जोड़ती है, क्योंकि मकसद एक होता है ना, कॉमन होता है। सो इसलिए हमेशा आपसे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए और अपने प्यारे प्यारे लाइक्स जो हैं वो जरूर आप करते रहिए। सिंपल सा दबाना ही तो है, आपको वो लाइक वाला एक बटन प्रेस करना है। ग्रेट जी, तो इजाजत है आपकी, तो बताइए फिर हम आज की ये क्लास शुरू करते हैं। ऑल माई राजा बेटा हिमांशु, ग्रेट। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट दीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट होगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मेजॉरिटी चीजें एनसीईआरटी में से ली गई हैं, कुछ ब्यूटीफुल एनिमेशंस आपको जरूर दिखाऊंगा साथ में। देखते हैं जी। यू कैन सी अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे रैट लिया था। द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। एक सेल के अंदर और डिटेल में चले जाएं तो सेलुलर ऑर्गेनल्स आपको नजर आती हैं। सेल को कवर कर रही है सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल्स ऐसे ही हों देखने में, यह जरूरी नहीं होता है। सेल्स दे वेरी इन शेप, स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह की वेरिएशंस हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, आपके प्यारे प्यारे थम्स अप साइन आ रहे हैं। एनसीईआरटी किस प्रकार डिफाइन करता है सेल को? व्हाट इज अ सेल? नाउ आप जानते हैं सेल वर्ड का इस्तेमाल तो हम कई जगहों पे करते हैं। जो मोबाइल फोन आपके हाथ में, इसको भी तो सेल फोन कहते हैं। कभी सोचा है आपने मोबाइल फोन को सेल फोन क्यों कहते हैं? उसमें सेल वाली जगह क्या है? आपको शायद पता हो, प्रिजनर्स को जहां पे रखा जाता है जेल में, उसमें भी सेल वर्ड का जो है प्रयोग करते हैं। सेल कहते हैं ना उसे। सो सेल बायोलॉजी के सेंस में क्या है? इट इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या हम सादी भाषा में कह सकते हैं, सेल इज द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। Cells they group to form tissues, tissues they group to form organs, organs form organ systems, organ system से इंडिविजुअल बनता है, राइट? अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, बिल्कुल आप सेलुलर लेवल पे चले जाएंगे, राइट? तो क्या है, हर जानवर अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही तो करता है। वो क्या है? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है जो फर्टिलाइजेशन के समय पे बना। उसी जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होते गए और मल्टी सेलुलर बॉडी बन गई, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स बन गए। तो सेल की बेसिक परिभाषा जो एनसीईआरटी ने दी है, दैट इट इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग यूनिट है, सेल जिंदा है। कैसे डिस्कवरी हुई होगी सेल की? आज से बहुत साल पीछे चले जाते हैं, जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, जब हमारे पास इतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, आपने देखी होंगी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, है ना? लेकिन अगर हम उस समय की बात करें, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, वाज बिल्ट बाय ज़ेचारियस जेन्सेन। बिल्कुल सिंपल किस्म का ये माइक्रोस्कोप था, जिसके जरिए उन्होंने देखने की कोशिश करी माइक्रोस्कोपिक दुनिया जो थी ऑर्गेनिजम्स की। इट वॉज मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। सेल बायोलॉजी में एक नाम जो खास इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी चर्चा के बिना सेल बायोलॉजी अधूरी है, वो नाम है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया अ न्यू माइक्रोस्कोप एंड ही स्टडीड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्लांट्स। आप जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में सेल्स का जिक्र किया था, लेकिन वो सेल एक्चुअल में ये सेल्स नहीं थे जिनका हम जिक्र करते हैं। उन्होंने एक कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व करा और उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। ये आप देख पा रहे हैं,
रॉबर्ट हुक ने बिल्कुल सिंपल से माइक्रोस्कोप के जरिए कॉर्क स्लाइस ऑब्जर्व करा। वो जो उनको हनी कोम्ब लाइक, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है ना, उनको कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। देखते हैं जी, ईयर याद रखिएगा, इन 1665 रॉबर्ट हुक रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको याद रखना है। ही ऑब्जर्व्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस देखा जिसमें हनी कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, जिसमें कि कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, जिसको उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को ऐसे सेल्स कह दिया। ये एक्चुअल में क्या थे? द सेल्स ऑफ हुक एक्चुअली वर सेल वॉल्स। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो चीज तो डेड हो चुकी थी, उसमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट तो नजर नहीं आएगा। दे वर एक्चुअली सेल वॉल्स एंड क्लोजिंग द स्पेसेस लेफ्ट बाय डेड प्रोटोप्लास्ट, राइट? तो सेल की डिस्कवरी को लेकर के राजा बेटा रॉबर्ट हुक का नाम विशेष स्थान रखता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सेल किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट हुक। किसमें? कॉर्क के स्लाइस में। किस किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया? माइक्रोग्राफिया में। ईयर सन 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक के बाद और कई वैज्ञानिकों ने सेल बायोलॉजी को लेकर के बहुत सारी विशेष डिस्कवरीज करी हैं। हम उनका जिक्र करते हैं अभी। वर्षांक, सीमा, रूपाली, सोनल, अलीना, सार्थक एंड तौसीफ। नाइस टू सी यू ऑल। चलिए, बैकग्राउंड पसंद आ रहा है आपको? आप ही लोगों की पुरजोर डिमांड पे अब मैंने ये एनसीईआरटी का बैकग्राउंड पीछे कर दिया है। एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट सी बनी रहती है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी में से, और आपको ना थोड़ा सुरक्षित सा महसूस होता है कि एनसीईआरटी हमेशा हमारे साथ है। ग्रेट जी। शियान ने कहा बुक इज माइक्रोग्राफिया। बिल्कुल ठीक बोला राजा बेटा आपने। आगे देखते हैं, सेल की डिस्कवरी को लेकर के एक और वैज्ञानिक जिनका नाम याद रखिएगा, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। He first saw and described a live cell, living cell, because जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल्स नहीं थे, वो तो कॉर्क के वो डेड पीसेस, वो जो सेल वॉल थी वो नजर आ रही थी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा, तो आप ध्यान रखेंगे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर है जी? राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर के रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट। सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। डुजार्डिन, another important name. Dujardin discovered the living semi-fluid substance of the cells which he named sarcode. क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, सार्कोड टर्म किसने दिया टू द लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल? इट वाज डुजार्डिन, राइट? याद रहेगा। जल्दी से मुझे डुजार्डिन जी का नाम लिख करके भेजिए। लोगों ने लिख के भेजा है, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ता हूं। परकिंजे, अनदर इंपॉर्टेंट नेम। परकिंजे रीनेम्ड सार्कोड एज प्रोटोप्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सार्कोड को प्रोटोप्लास्ट किसने कहा था? परकिंजे। क्या आपको याद है आपने परकिंजे के बारे में और कहां पढ़ा है? सेरिबेलम में बताए थे परकिंजे सेल्स। परकिंजे सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन सेरिबेलम। इसके अलावा आपको परकिंजे वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं क्या ध्यान में आता है? परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स कहां पाए जाते हैं? 497। कैन वी मेक इट 500? जल्दी से ज्यादा लोगों को साथ जोड़िए। एनर्जी जो आती है ना ज्यादा लोगों के जुड़ने से, वो अलग ही होती है। ग्रेट। सो मैं आपसे कह रहा था परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो कहां हैं? हार्ट में, राइट? हार्ट में हमने पढ़ा है ना, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर्स। सो परकिंजे के नाम से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं। एक तो ही रीनेम्ड सार्कोड एज प्रोटोप्लास्ट। नंबर 2, परकिंजे सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स इन सेरिबेलम। एंड नंबर 3, परकिंजे फाइबर्स। आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी, क्या है ये सेल थ्योरी? जिक्र करते हैं जी सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का जिक्र जब भी होता है राजा बेटा, जो दो नाम महत्वपूर्ण हमारे दिमाग में आते हैं, दैट इज शील्डन एंड शॉन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया है?
शील्डन एंड शॉन, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, डिटेल्स अभी जानेंगे। दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो एक ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जी नीट में। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बहुत सी बातें कहीं, परंतु उनकी थ्योरी से यह नहीं पता चला कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। याद है आपको ओमनीज सेलुला, सेलुला भी किसी ने कहा था, किसने कहा था ओमनीज सेलुला ई सेलुला। शील्डन एंड शॉन तो आप लिख के भेज रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, किसने बोला था ओमनीज सेलुला ई सेलुला? रुडोल्फ विर्चो। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आनी चाहिए जैसे क्लास में आप मेरे सामने बैठे हैं, बिल्कुल ओके। सो रुडोल्फ विर्चो की बात करेंगे अभी हम आगे। क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आज आपके साथ नीट में इसी टॉपिक में से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए जी, शील्डन एंड शॉन ने फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। 1838, कोशिश करके ईयर याद रख लीजिएगा। Malthius Schleiden, German botanist, examined a large number of plants. He was a botanist. उन्होंने बहुत सारे plants की study करी. He observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. Simple सी बात है, cells they group to form tissues. तो Malthius Schleiden, German botanist, वी हैव टू रिमेंबर दिस। कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं इस चीज को कि भाई कोई बात नहीं, शील्डन एंड शॉन नाम याद रख लीजिए, आगे की डिटेल ना याद रखो, ऐसा मत कीजिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा। शील्डन ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। शॉन के बारे में जानते हैं जी। 1839 में थियोडरे शॉन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, द अदर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। He studied different types of animal cells. शील्डन ने प्लांट सेल्स की स्टडी करी, शॉन ने एनिमल सेल्स। अच्छा, आपको याद है शॉन सेल्स हमने कहां पढ़े थे? शॉन सेल्स का फंक्शन याद है जी किसी को? बताइए, शॉन सेल्स हमने कहां पढ़े थे? एनिमल टिश्यूज पढ़ते समय वहां शॉन का जिक्र हुआ था। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस थिंग। बिल्कुल सही कहा आपने कि माइलिन शीथ फॉर्मेशन में बताया था सर आपने, राइट जी। शॉन सेल्स बेटा मैंने आपको बताए थे जिन्हें न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं, विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन्स। ओके, सो थियोडरे शॉन का जिक्र हो रहा है। ही वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और उन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स पढ़े। ही रिपोर्टेड that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. राइट, उन्होंने कहा कि सेल्स के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है जिसे अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट एक डिटेल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। He also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cells. उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो कहा ही, प्लांट टिश्यूज की स्टडी करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वहां पे एक सेल वॉल जैसी चीज भी पाई जाती है। शॉन proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. अगर नीट में यह क्वेश्चन पूछा जाए, who proposed, एक नाम देना होगा, who proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो ये स्टेटमेंट शॉन का दिया हुआ है। बेटा कई बार क्या हो जाता है, सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी, सेल थ्योरी पढ़ी, शील्डन एंड शॉन का नाम याद है, रुडोल्फ विर्चो का याद है, रॉबर्ट हुक का याद है, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक का याद है, लेकिन इतनी टिपिकल सी बात कई बार ना एनसीईआरटी पढ़ते समय हम फोकस नहीं देते, ध्यान नहीं देते कि ये अलग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैंने इसीलिए वो पूरे सेंटेंस को आपके लिए बोल्ड करके रेड भी कर दिया है। शॉन ने प्रपोज किया था ये हाइपोथेसिस कि द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। राइट, क्लियर है जी? मजा आ रहा है बताइए? ग्रेट जी, आगे बढ़ते हैं। रुडोल्फ विर्चो का जिक्र करना था हमें, ये लीजिए। रुडोल्फ विर्चो 1855 ईयर्स लिख के याद होंगे, साइंटिस्ट का नाम लिखिए, आगे ईयर लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स जो बन जाएंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे आपके लिए। He first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है जी रुडोल्फ विर्चो का।
क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पे कि न्यू सेल्स दे फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज omnis cellula e cellula। ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है राजा बेटा? सार्थक जी, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो ने शॉन के दिए हुए उस हाइपोथेसिस को, he modified the hypothesis of Sheldon and Shawn to give cell theory a final shape। इन्होंने फिर सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी। चलिए अब आता है आपके सामने क्वेश्चन। मैंने कहा था ना बीच बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए जी जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं। कई नए बच्चे भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, दैट्स रियली नाइस टू सी। कुछ नाम तो जुबान पे ऐसे ही चढ़ चुके हैं बिकॉज रेगुलर उन लोगों से मिलना होता है। आज के लाइक्स का टारगेट हमारा 1000 है, 647 आप कर चुके हैं, बढ़ाते रहिए साथ साथ। चलिए, आपने देखा नीट में ये सवाल पूछा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ omnis cellula e cellula regarding cell division, नीट 2019 किसने दिया है जी? क्या ये एरिस्टोटल की कही हुई बात है, विर्चो, थियोडोर शॉन, शील्डन? सो द आंसर इज रुडोल्फ विर्चो। देखिए कई क्वेश्चंस कितने स्कोरिंग होते हैं, सीधा स्टेटमेंट एंड आंसर, काम खत्म, राइट? चलिए आगे देखते हैं जी। क्या फंडामेंटल फीचर्स हैं इस सेल थ्योरी के? थोड़ा सा आपको सेल का दर्शन भी करा देते हैं। आप देख पा रहे हैं एक यूकैरियोटिक सेल। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलती हैं, ऑर्गेनलीज भी बोल देते हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्गन्स, जिसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे। सेल बायोलॉजी पूरा विज्ञान है जी अपने आप में ही एक, that deals with structure of the cell, function of the cell, interaction of the cells, reproduction of the cell। So I think आपको ये काफी खूबसूरत लगा होगा ये सेल के अंदर का दर्शन करके। बताइए जी कैसी लगी ये स्लाइड, आपको पसंद आई है? चलिए अब हम वन बाय वन सेल थ्योरी के उन फंडामेंटल फीचर्स की बात करते हैं, जहां जहां एक्सेप्शंस होंगी कि सेल थ्योरी कहां एप्लीकेबल नहीं है, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। Organisms are composed of different types of cells and their products। सेल थ्योरी का ये मानना है, ये कहना है कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल्स से ही बने हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, या सेल्स और या उनके साथ के प्रोडक्ट्स। Each cell is made up of small mass of protoplasm having a nucleus in its inside। सेल थ्योरी का ये मानना है कि हर सेल किससे बना है? स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें एक न्यूक्लियस है भीतर। जरूरी नहीं है सभी सेल्स में ऐसा हो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं भी है कई जगहों पे, आप जानते हैं। Having a nucleus inside and surrounded by plasma membrane with or without a cell wall on its outside। सेल वॉल हो भी सकता है कई जगहों पे, नहीं भी हो सकता। सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं ये। दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए राजा बेटा? चलो आगे देखते हैं। फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी में तीसरा पॉइंट है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात हम जानते हैं, एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए है, रेप्लिकेट होता है डीएनए, सेल डिवाइड करते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। ये बात हम अच्छे से समझते हैं। सेल्स डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं। देखिए बायोलॉजी कितनी अजीब चीज है, जिसमें जब डिवीजन हो रहा है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज हम कह देते हैं ना डिवाइड कर दिया तो कम हो गया वो। यहां तो डिवाइड करके चीज बढ़ती जाती है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल आपको दिखाया गया है, जिसमें आप जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। यदि आप बायोकेमिकल लेवल पे देखें तो भाई सभी सेल्स के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म नियरली सिमिलर है। वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी सेल्स में पाए जाते हैं, मात्रा अलग अलग हो सकती है, फास्फोरस और सल्फर भी हो सकते हैं। तो जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री है सभी सेल्स की, फिजियोलॉजी, वर्किंग मैकेनिज्म, वो भी सेम है। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है, चाहे आप वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर लें, चाहे आप वो एक प्राइमेट में स्टडी कर लें, हायर ऑर्गेनिज्म में कर लें, तो वो जो बेसिक प्रक्रिया है राजा बेटा, वो तो सब में ही सेम होती है। स्लाइड्स पसंद आ रही हैं आप लोगों को काफी, राइट? थैंक यू सो मच।
सो हम जाने कि भाई ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दे आर अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एक और इंपॉर्टेंट बात, activities of an organism are the sum total of activities and interaction of its constituent cells। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कोई भी एक्टिविटी दिखा रहा है वो उसके सेल्स में भी प्रेजेंट है, सेल भी वो चीज शो कर रहे हैं, सेल्स का आपस में इंटरेक्शन है जिसके कारण वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बिहेव करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं एक न्यूक्लियस के अंदर आप चले गए, न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल, किस तरह से जब ये कंडेंस होते हैं क्रोमेटिन फाइबर तो क्रोमोसोम बनाते हैं। ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर जाकर के देखिए न्यूक्लियस में ये रहा डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की डिटेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने क्लास 12th में जेनेटिक्स पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जरूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं जी, मॉडर्न सेल थ्योरी का। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें क्या क्या विशेष बातें हैं। बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये पॉइंट तो क्लियर है जी हमें पहले। सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल, दिस इज ऑल्सो क्लियर। ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, a number of organelles and a covering membrane। मॉडर्न सेल थ्योरी ने एक ये बात और जोड़ दी कि भाई सेल में स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ नंबर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स भी हैं। A cell can survive independently, cell organelles cannot do so। ये बात इंपॉर्टेंट है। एक सेल का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई एक रैट के लिवर में से सेल निकालिए, लिवर सेल हेपेटोसाइट सेपरेट करके आप रखिए उसे कल्चर मीडियम में, तो वो सेल तो इंडिविजुअली सरवाइव करेगा। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि उस सेल में से गोल्जी बॉडी निकाल के अलग कर दीजिए, उस सेल का सेंट्रियोल अलग कर दीजिए, न्यूक्लियस अलग कर दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर दीजिए, तो क्या सब सेलुलर ये जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है सब सेलुलर, इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है अपना? नहीं। तो ये बात यहीं पे कही गई है, अ सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, द सेल ऑर्गेनल्स कैन नॉट डू सो। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी का पॉइंट नंबर 5 क्या है? सेल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, या फिर सेम ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रीजन। मान लीजिए कि आपने सेल एक स्किन में से लिया है, दूसरा आपने लिवर में से ले लिया, किडनी में से ले लिया है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, दे आर फंडामेंटली सिमिलर। बेसिकली फंडामेंटल आधार पे वो सिमिलर मिलेंगे। चाहे आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए एक चूहे का सेल ले लिया, आपने एक फ्रॉग का ले लिया, या फ्रॉग की ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स ले लिए, फंडामेंटली वो सेल आपको सिमिलर नजर आएंगे। स्ट्रक्चर में, केमिकल कॉम्पोजिशन में, मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोलिसिस तो सब में हो रहा है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन सेल्स because all the activities of life are performed by cells। जब आप लाइफ की बात करते हैं, एक बेसिक फीचर मेटाबॉलिज्म है, तो सेल के अंदर वो चीजें हो रही हैं, राइट? सेल्स दे गेट मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हां, ये जरूर है, कई सेल्स अपने काम के अनुसार मॉडिफाइड हैं। जैसे आप जानते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल, न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देखें, आप जानते हैं ना, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी, राइट? न्यूरॉन्स में सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, न्यूरोफिलामेंट्स हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं न्यूरॉन्स में। मसल सेल्स का अगर जिक्र करें तो भाई वो इलोंगेट हो चुके हैं। मसल सेल्स भी 3 तरह के आपने पढ़े हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स जो है वो स्पिंडल शेप होते हैं, राइट? कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं। तो यानी अपने काम के अनुसार जो है सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, उनकी शेप जो है वो मॉडिफाई हो सकती है। सेल्स दे शो होम्योस्टेसिस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ये बड़ी ब्यूटीफुल सी स्लाइड है, आप देखना कैसे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। आप क्रोमेटिन फाइबर देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस है। ये देखिए क्रोमेटिन फाइबर के धागे, अभी आप देखना ये क्रोमोसोम का शेप ले लेंगे। जब सेल ने डिवाइड करना होता है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं ना,
न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? चलो कोई मुझे बताएगा न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? ब्यूटीफुल स्लाइड्स, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आ गए स्क्रीन पे मेरे सामने। ग्रेट जी, बताओ न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? अच्छा सुनो, सेल्स दे शो होम्योस्टेसिस। What is the meaning of homeostasis? होम्योस्टेसिस होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हर सेल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करना जानता है। सेल की अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उसके सराउंडिंग फ्लूइड के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है, तो सेल्स होम्योस्टेसिस शो करते हैं। ठीक है जी। Genetic information is stored and expressed inside the cell. एक सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है क्रोमोसोम्स डीएनए की फॉर्म में, है ना, और वही अगली जनरेशन में पास ऑन होती है। लाइफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? सेल्स ही तो हैं। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हुआ, स्पर्म्स बने, हैप्लॉइड सेल्स। ऊगोनिया डिप्लॉइड सेल्स, जर्म सेल्स हैं। ऊगोनिया में मियोसिस हुआ, राइट, तो ओवा बनता है। ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना। तो सेल की फॉर्म में तो लाइफ अगली जनरेशन में गई है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल्स। जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है राजा बेटा, तो इसका मतलब क्या है? सेल्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा होगा और सेल्स जो है वो साइज में भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? सो मॉडर्न सेल थ्योरी में कही गई ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम देखने वाले हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज यहां पे, व्हाट आर दी ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी। हमने इतनी सारी बातें सेल्स के बारे में पढ़ ली, क्या ये बातें यूनिवर्सली हर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल हैं या इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं? वो बातें देखते हैं। नंबर 1, वायरसेस सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन खड़ी करते हैं भाई यहां पे। वायरसेस डू नॉट हैव अ सेलुलर मशीनरी। वायरसेस जो है हम उन्हें कह देते हैं बी काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। वायरस क्या है? उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है, बाहर की तरफ एक प्रोटीन कोट है। वायरस कहेगा कि मैं किसी भी होस्ट के शरीर में एंटर करूं और वहां पे मल्टीप्लाई करूं, राइट। सो क्या लिखा है जी यहां पे? वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल मशीनरी येट दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिजम्स। तो जितनी बातें सेल थ्योरी वाली कही है वो वायरसेस पे कहां लागू होंगी? नहीं हो सकती। In some organisms, body is not differentiated into cells and these may have numerous nuclei. सीनोसाइट जिसे हम कहते हैं, राइजोपस के केस में आप जानते हैं कि सेलुलर बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है वो एक तरह से, राइट। सो राइजोपस में ऐसा कंडीशन हमें मिलता है। बैक्टीरिया का अगर हम जिक्र करें, बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस एंड मेनी ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट। तो जब आप सेल थ्योरी की बात कर रहे थे उसमें तो हम कह रहे थे ना कि हर सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, सराउंडिंग प्रोटोप्लास्ट है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है। सो ये सारी बातें हर जगह पे अप्लाई हो बेटा, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। लाइक्स का टारगेट फिर से याद दिला दूं, 1000। अब तो मैं हमेशा ऐसी स्लाइड्स रखने वाला हूं आपके लिए ताकि हमेशा आपको लगे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले भी भरोसा कर सकते हैं आप उन पे, है ना। 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस कैसे है? आप ही जैसे अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ा करके इस मुकाम पे आज आपके सामने है। ऑब्जेक्शंस में आगे कंटिन्यू करते हैं राजा बेटा। आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स दे कंटिन्यू टू लिव विदाउट न्यूक्लियस एंड अदर वाइटल ऑर्गेनल्स। चलिए आरबीसीज का जिक्र कर लेते हैं मैमल्स के केस में, है ना। मैमेलियन आरबीसीज आर द स्मॉलेस्ट इन द एनिमल किंगडम। रेड ब्लड कॉर्पसल्स हम कहते हैं। कॉर्पसल वर्ड इसलिए लगाते हैं आरबीसी के साथ क्योंकि एक आरबीसी में सेल वाले सारे टिपिकल फीचर्स नहीं होते। आप जानते हैं मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स जो हैं आरबीसीज, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता। इतनी सारी ऑर्गेनल्स की एब्सेंस का फायदा क्या है? दैट प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू कैरी मोर एंड मोर हेमोग्लोबिन, राइट। सो भाई इतनी सारी ऑर्गेनल्स के बिना भी तो वो जिंदा रह लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल इन द सरफेस सेल्स ऑफ स्किन एंड कॉर्क। अगर हम स्किन की बात करें, ह्यूमन स्किन में आप जानते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, केराटिनाइज्ड, राइट। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड है मतलब मल्टी लेयर्ड है। उसकी सुपरफिशियल लेयर्स में कैरेटिन प्रोटीन डिपॉजिटेड है। कैरेटिन जो है इट इज टफ फाइब्रस वाटरप्रूफ प्रोटीन। स्किन के सेल्स लगातार टूट टूट के झड़ते भी रहते हैं, इस बात से भी हम फेमिलियर हैं जी, राइट।
चलिए, इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूरी है बेटा। मैं मानता हूं कुछ कुछ बातें हैं यहां पे जो एनसीईआरटी में नहीं दी। सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा रहा ना, थोड़ा पेरीफेरी में जाना पड़ेगा ना, उस चीज को समझना तो पड़ेगा, कई जगहों से चीजें रिलेट भी करनी पड़ेंगी। Connective tissue contains lot of intercellular material or matrix in which the living cells are embedded। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उसमें, मैट्रिक्स जिसे हम कह देते हैं, राइट। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ सेल साइज और द वॉल्यूम। क्या एक सेल जितना बड़ा चाहे हो सकता है? नहीं, कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो सेल को एक सर्टेन साइज के बियॉन्ड नहीं जाने देंगी। क्या क्या हैं वो बातें? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ सेल साइज और द वॉल्यूम। नंबर 1, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नंबर 2, ability of the waste products to pass inside। डिफ्यूजन डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सेल एक डेफिनेट साइज तक ही बड़ा हो सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स विल देन फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो या कर्ण प्लाज्मा रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत जरूरी है कि न्यूक्लियस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कितने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो एक सही लेवल की होनी चाहिए। सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशो। जब तक सेल का सरफेस एरिया सेल के वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा कर सकता है तब तक तो ठीक है। जब कहानी ऐसी हो गई कि सेल का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर वो सेल उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम्स बन के बाहर निकल रहे हैं। जो सबसे पहले शुरुआत में आपने देखा था, न्यूक्लियर मटेरियल जो दिख रहा था आपको, न्यूक्लियोलस, ये राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल के आए, और आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़ते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैक्टर्स ध्यान रखना जो डिटरमिन करेंगे सेल साइज या उसका वॉल्यूम। आगे देखते जी, सरफेस इज टू वॉल्यूम रेशियो वाली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर। जो सेल्स मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हैं वो स्मॉल होंगे। अगर आपको कोई सेल बहुत बड़े साइज का मिल रहा है, जैसे ऑस्ट्रिच का एग आप कह सकते हैं, लार्जेस्ट सिंगल सेल, तो वो न्यूट्रिएंट मटेरियल स्टोर करने वाली चीज होगी वो, ड्यू टू द हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अगर ये रेशो ज्यादा है, इट अलाउज द न्यूक्लियस टू हैव बेटर कंट्रोल ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हायर सरफेस इज टू वॉल्यूम रेशो अलाउज क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स एंड द आउटर एनवायरमेंट। यही बात मैंने बोली, जब तक सेल का सरफेस एरिया सेल के वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा कर सकता है, उस साइज तक वो ग्रो कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। राइट जी? सो हायर सरफेस इज टू वॉल्यूम रेशो दैट अलाउज क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। सरफेस इज टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द सेल साइज। जैसे जैसे सेल साइज बढ़ता जाएगा ये रेशो गड़बड़ा जाएगा, तो सेल्स फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है राजा बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इधर देख पा रहे हैं आप, ये एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाया गया है, थोड़ा गेस करेंगे कि कौन सा एनिमल दिखाया गया है। ऑस्ट्रिच सही जवाब दिया है कई बच्चों ने। ऑस्ट्रिच का एग आपको नजर आ रहा है। डू यू नो द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच is the largest single cell, right? Ostrich, flightless bird, it runs at a very fast speed, 80 kilometers per hour. Ostrich का एक अंडा लगभग 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg के करीब होता है ऑस्ट्रिच का एग। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ
mycoplasmas, the smallest cells, they are only 0.3 mm in length, right? Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 mm in diameter. Nerve cells, you know, they are the longest cells. Neurons जो है वो longest cells हैं body के. 1 मीटर तक लंबे न्यूरॉन्स हो सकते हैं. आपके पैर के अंगूठे से लेकर के आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक लंबे न्यूरॉन्स भी शरीर में होते हैं. क्लियर है जी? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेल्स दे मे बी डिस्क लाइक. सेल्स की शेप अलग अलग तरह की हो सकती है. सेल्स पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमिनर, जैसे कॉलमिनर एपिथेलियम है. सेल्स कैन बी क्यूबॉइडल, यू नो क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दे कैन बी थ्रेड लाइक, धागे जैसे हो सकते हैं. और दे कैन बी इवन इररेगुलर. मतलब सेल की शेप कोई फिक्स नहीं है कि जैसा हम जनरली स्फेरिकल बना देते हैं सेल ऐसा ही होगा. न्यूरॉन भी तो एक सिंगल सेल है ना, with the cell body and these extensions called dendrites and a long extension called axon. Neurons का काम क्या है? They carry the electrical signals. The shape of the cell may vary with the function they perform. सेल जिस प्रकार का फंक्शन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप भी वेरी कर सकती है. हाँ जी, चलिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं दबाया, प्यारा सा जल्दी से लाइक का बटन पुश कीजिए ताकि एनर्जी का संचार होता रहे. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये स्लाइड जो है एनसीईआरटी में से ही ली गई है. इनको आपको देख करके ही पहचान जाना है. मान लीजिए नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे ये रेड ब्लड सेल्स लिखा है जी, राउंड एंड बाइकॉनकेव. एनसीईआरटी से सेल्स वी प्रेफर द वर्ड कॉर्पसेल्स फॉर दिस. व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉइड शेप के हैं. डब्ल्यूबीसीज जो है दे आर कैपेबल ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट, इसीलिए हम कहते हैं ना डब्ल्यूबीसीज जो है डायापिडेसिस शो करते हैं. ये कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स हैं, टॉल कॉलम शेप्ड हैं. न्यूक्लियस जो है इनका बेसल रीजन की तरफ लोकेटेड है. राइट इधर आप देख पा रहे हैं जी नर्व सेल्स. न्यूरॉन जो है ब्रांच्ड होते हैं. ये ट्रैकीड है, इलोंगेटेड. मीजोफिल सेल्स हैं, दे आर राउंड एंड ओवल. सो इस स्लाइड में आपको वैरायटी ऑफ सेल शेप्स जो है वो नजर आ रहे हैं. सेल्स का साइज, सेल का शेप, सेल का नंबर, हर चीज वेरी करता है. बेसिक बातें जो सिमिलर रहेंगी अनडाउटेडली, सेल की बेसिक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉम्पोजिशन वो सेम रहती है. क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ सेल्स, मुख्य रूप से 3 तरह के सेल्स हैं. आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जिनको स्टेम सेल्स भी कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स और द पोस्ट माइटोटिक सेल्स, एंड कर रहे हैं ऊसाइट की तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स और सारी लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म ऊसाइट के अंदर जा रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिससे जाइगोट बनेगा. राइट? जर्मिनल एपिथेलियम जो है, बोन मैरो, बोन मैरो से ही आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, कई तरह के प्लेटलेट्स वो बनते हैं. स्ट्रैटम जर्मिनेटाइवम ऑफ द स्किन, स्किन की जो जर्मिनल लेयर है वहीं से तो सुपरफिशियल लेयर के सेल्स लगातार बन रहे हैं. तो ये राजा बेटा ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं. इन्हीं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में लगातार पावर ऑफ डिवीजन बनी रहती है और नए सेल्स बनते रहते हैं. एंड हायर एफिशिएंसी, इनके बारे में और डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे हम. डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स विच रिवर्ट बैक टू अनडिफरेंशिएटेड स्टेट. एग्जांपल देता हूं आपको. देखिए, जैसे रीजेनरेशन इन एनिमल्स में हम जिक्र करते हैं. रीजेनरेशन, सैलेमेंडर की लिंब का रीजेनरेशन ले लीजिए. मान लीजिए हाथ कट गया, सैलेमेंडर के केस में लिंब कट गया, दैट पर्टिकुलर पार्ट डिटैचेस. उसके बाद उस हिस्से के जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुके सेल्स थे वो वापस अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में आते हैं और दोबारा से फिर डिवाइड करके वहां पे रीजेनरेशन बड या ब्लास्टीमा बनाते हैं. ऐसा ही वुंड हीलिंग में भी होता है. सो दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स विच रिवर्ट टू अनडिफरेंशिएटेड स्टेट to take over the function of division by reactivation of certain genes. It helps in healing of the wounds, regeneration in animals and vegetative propagation in plants. Clear है जी? So differentiated, undifferentiated, de-differentiated, तीनों बातें आपको समझ आ गई हैं. चलिए 1000 लाइक्स का आपका प्रॉमिस है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए.